तो दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। एक कहानी शुरू होती है हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है, जिला आजमगढ़। उसी आजमगढ़ जिले के एक छोटे से गांव में एक दयाराम नाम का कुम्हार रहा करता था। दोस्तों उसकी एक 16 साल की बेटी थी जो कि बेहद ही खूबसूरत थी, देखने में बहुत ही प्यारी थी और वो बहुत मेहनत से अपने पिताजी का हाथ बटाया करती। मिट्टी का बर्तन बनाना और उसको बेचकर अपनी जिंदगी को गुजारना, यही उन लोगों का काम था। दोस्तों दयाराम जो थे और उसकी बेटी जिसका नाम था सुमन। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई लेके आ चुका हूँ एक और ही बहुत ही रोचक कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल आपके छोटे भाई का है, सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों उनके परिवार में और कोई नहीं था, सिर्फ एक दयाराम थे और उनकी एक बेटी थी। दोस्तों उन लोगों का मिट्टी का बर्तन बनाना ही, मिट्टी का घड़ा बनाना, बर्तन बनाना, इसी से उन लोगों का जीवन यापन चल रहा था। दोस्तों ये जो कहानी में कैरेक्टर है इनके नाम चेंज कर दिया गया है। ऐसे ही चल रहा था, जिंदगी बीत रही थी, वही उन लोगों का काम था। दयाराम अपनी टूटी फूटी झोपड़ी कह लो, घर कह लो, उसी में रहते थे अपनी बेटी के साथ। तो बेटी भी उनकी बहुत मेहनती थी, बहुत ही खुददार थी। वो अपने मेहनत से बर्तन बनाती, अपने पापा का हाथ बटाती और उसी बर्तन से हुए कमाई के पैसों से उन लोगों का खाना पीना चलता था। दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन बीत गए तो एक बार ऐसा हुआ कि उसी एक दूसरे गांव के एक मिल के मालिक थे। मिल के मालिक का नाम था धनराज और उनका एक बेटा था। उनके बेटे का नाम था आकाश। तो आकाश उधर से अपने कार में जा रहा था। सुमन थी, अपना बर्तन बना रही थी, उसी के झोपड़ी के रास्ते से गुजरता है तो देखता है कि बहुत ही खूबसूरत एक लड़की मिट्टी का बर्तन बना रही है। दोस्तों देखने में बहुत ही प्यारी थी। ये अपनी कार को साइड में रोककर उसको देखने लगा। कार में ही बैठे बैठे उसको ये देख रहा था। दोस्तों देख रहा था कि वो कैसे मिट्टी को पानी में कुचल रही है और उसको मिट्टी का बर्तन बनाने के लायक बना रही है। तो दोस्तों इस तरह से देखते देखते वो 1 घंटे तक देखते रहा। उसका टाइम कब 1 घंटा निकल गया उसको पता ही नहीं चला। वो कभी पानी डालती, कभी मिट्टी को कुचलती, तो मिट्टी को उठाकर बर्तन बनाने वाले जो चाक होता है उसके पास रखती। तो यही सब वो देख रहा था। देखते देखते फिर चला गया। लेकिन दूसरे दिन फिर से वो आता है और वहां पे गाड़ी को पार्क करता है और फिर उस लड़की को देखने लगता है। दोस्तों ऐसे ही कई दिनों तक बीत गया। तो एक दिन उसने सोचा, आकाश ने, कि चलते हैं इस लड़की से बात करते हैं, किसी न किसी बहाने इससे एक बार बात हो जाए। तो आकाश जाता है सुमन के पास और कहता है कि मुझे एक मिट्टी का घड़ा दे दो, मैं पानी पीऊंगा इसमें। तो सुमन ने उस मिट्टी के घड़े को आकाश को दिया और उससे बोली कि ये 40 रुपए का घड़ा है। तो आकाश ने कहा कि अरे आप इतना मेहनत करती हो, इतना मेहनत से ये घड़ा तैयार करती हो, इसकी कीमत बस 40 रुपए है। बोले कि क्या करे साहब, मिट्टी का बर्तन कौन पूछता है, जो मिल जाता है वही हमारे लिए बहुत है। तो ये सब देख के सुन के थोड़ी देर बात करके आकाश अपने घर चला आता है और मिट्टी का घड़ा अपने रूम में रख देता है। दूसरे दिन फिर उसका मन नहीं लगता तो फिर से वो जाता है सुलेखा के पास, कहता है कि मुझे एक और घड़ा दे दो। सुलेखा फिर से एक घड़ा देती है, 40 रुपए पैसे लेती है। ये आता है फिर से उसी रूम में अपने घड़े को रख देता। तो ऐसे ही कम से कम 4-5 दिन लगातार वो सुमन के पास जाता है। तो सुमन एक दिन बोलती है कि आप रोज एक घड़ा लेकर जाते हो, उन घड़े का करते क्या हो? तो आकाश बोलता है क्या करूं, एक दिन में वो घड़ा टूट ही जाता है मुझसे। तो सुमन को थोड़ा अजीब लगा कि कोई रोज एक घड़ा कैसे तोड़ सकता है। लेकिन आकाश जब भी सुमन से बात करता उससे बहुत इज्जत से बात करता, बहुत ही इज्जत की नजर से देखता और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करता। तो सुमन को भी वो कहीं ना कहीं अच्छा लगने लगा था। एक दिन फिर से आकाश जाता है तो सुमन उससे पूछ ही लेती है कि आखिर बताओ आपका मन क्या है, आप रोज मेरे से घड़ा खरीदने आते हो या तो मिलने आते हो, ये मुझे पता नहीं,
लेकिन कोई आदमी रोज एक घड़ा तो नहीं तोड़ सकता। तो आकाश को भी लगा कि यही सही मौका है, अगर ये पूछ रही है तो मैं इसको अपने दिल की बात बता ही देता हूँ। तो आकाश कहता है कि देखो, आप मुझे बहुत पसंद हो, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, आप बहुत ही प्यारी हो, इसके लिए मैं आपको देखने के लिए, आपसे थोड़ी सी बातें करने के लिए आपके यहाँ रोज आया करता हूँ। सुमन को भी आकाश पसंद था और आकाश तो सुमन को पसंद करता ही था। बातों बातों में इतनी गहरी बातें होने लगी कि वो दोनों देखते ही देखते एक दूसरे के गले से लिपट जाते हैं। और ये सब दयाराम जो सुमन के पिता थे उन्होंने देख लिया तो उनको पता था कि ये किसका लड़का है, क्योंकि वो गांव गांव घूमकर अपना बर्तन बेचा करते थे। तो उनको पता था कि ये किसका लड़का है, ये तो सेठ धनराज का लड़का है। जब वो आकाश वहां से चला जाता है तो सुमन को उसके पिताजी कहते हैं कि देखो बेटा, ये लोग बड़े लोग हैं, हमारा इनका कोई मेल नहीं है, तुम जो सपने देख रही हो इसको यहीं पे खत्म कर दो, क्योंकि अगर इसके पिताजी को पता चलेगा, सेठ धनराज को पता चलेगा, हम लोगों को वो जिंदा जलवा देंगे, जिंदा मरवा देंगे, हमारी हत्या करवा देंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो सुमन भी डर गई और रोने लगी। उसके बाद से वो मिट्टी का बर्तन नहीं बना रही थी। जब जानती थी कि आकाश इस टाइम पे आता है, उस टाइम पे वो अंदर चली जाती थी, अपने झोपड़ी में चली जाती थी। तो आकाश आया एक दिन, देखा सुमन उसको वहां नहीं मिली। ऐसे ही 2-3 दिन वो आया लेकिन उसको सुमन नहीं मिली। तो एक बार सोचा कि मैं थोड़ा शाम को आऊँगा या तो जल्दी सुबह ही आऊँगा। उसको इंतजार नहीं हो रहा था तो वो सुबह ही आया। सुबह आया तो सुमन को उसने वहीं पे पाया, मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए वो मिट्टी को बढ़िया से सान रही थी। तो उसी टाइम पे मिला तो ये जाके बोला कि अरे सुमन, बताओ कि आखिर तुम कहाँ चली गई थी? मैं 2-3 दिन से आ रहा हूँ, तुमसे भेंट नहीं हो रहा है, तुमको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, इसीलिए आज मैं सुबह ही आया हूँ, बताओ आखिर बात क्या है? तो सुमन रोने लगी और कहने लगी कि देखो, मेरे पिताजी ऐसे ऐसे कह रहे थे कि आप लोग बड़े लोग हो, हम लोग गरीब हैं, अगर आपके पिताजी को ये सब बातें पता चलेगी तो मुझे और मेरे पिताजी को मरवा देंगे जान से, बताओ हम क्या करेंगे, हमारा तो कोई कसूर भी नहीं है। आकाश ये सब सुनता है और बहुत ही भारी मन से वहाँ से चला जाता है। तो घर जाता है तो ना कुछ खाता है ना पीता है, कुछ भी नहीं। 3-4 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और सुमन के यहाँ मिलने भी नहीं जाता था। तो सुमन का भी इधर मन नहीं लग रहा था, उधर आकाश तो परेशान था ही। लेकिन क्या करे, माँ बाप तो आखिर माँ बाप ही होते हैं। तो सेठ धनराज आते हैं उसके पास आकाश के, बोलते हैं कि बेटा क्या हुआ है, तुम बहुत उदास से रहते हो, जो है कि तुम्हारी क्या परेशानी है मुझे बताओ। तो आकाश ने कहा कि देखो पिताजी, मैं आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन मेरी कुछ शर्त होगी कि जो मेरी परेशानी है या तो मेरी परेशानी का जो कारण है उसको आप परेशान नहीं करोगे, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो धनराज का इकलौता बेटा था आकाश, उसने कहा कि चलो ठीक है, तुम बताओ। तो आकाश ने कहा कि देखो पिताजी, मुझे एक गरीब लड़की से प्यार हो गया है और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तो धनराज ने कहा कि अरे प्यार मोहब्बत करना ही था तो अपनी लेवल के लड़की से करता, आखिर हम गरीब लड़की से कैसे तेरी शादी करवाएंगे। तो आकाश कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना मैं वादा जरूर करता हूँ कि अगर वो लड़की आपके घर में आएगी तो आपको अपना पिता समझ के बहुत सेवा करेगी और आपको अपना ही पिता समझेगी और घर का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगी। तो सेठ धनराज बोले कि चलो ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं उसके घर वालों से जाके बात करूंगा। तो एक दिन सेठ धनराज अपना गाड़ी घोड़ा लिए दयाराम कुम्हार के झोपड़ी में पहुंच गए। तो दयाराम जो सुमन के पिता थे, उन्होंने देखा तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो हमारे धनराज हैं, आखिर यहाँ क्यों आए हैं, लगता है कि कुछ गलती हो गई है, अब हमारी खैर नहीं है। तो धनराज जाते हैं तो दयाराम अपना आता है, कहता है कि सेठ जी आप यहाँ कैसे, मुझ जैसे गरीब के झोपड़ी में आप क्या कर रहे हो। तो सेठ धनराज ने पूरी बात बताई कि मेरा बेटा ऐसे ऐसे कह रहा था कि तुम्हारी बेटी उसको पसंद है, क्या तुम्हारी बेटी भी उसको पसंद करती है। तो दयाराम अपनी बेटी सुमन को बुलाते हैं, कहते हैं कि बेटा इन लोगों को पानी दाना थोड़ा करवा दो। तो सुमन आती है, मिट्टी के प्लेट में
गुड़ लेकर आती है और मिट्टी का घड़ा उसके पास था, उसमें पानी रखा था, उसमें से पानी लेती है और ला के सेठ धनराज के पास रख देती है। कहती है कि साहब यही हमारे पास है, इतनी ही मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ, इतनी ही मेरी औकात है। तो सेठ धनराज को उसकी ये सब बातें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो बहुत ही इज्जत से उनसे बात कर रही थी और जो भी उसकी परेशानी थी, जो स्थिति थी, उसने साफ साफ उनके सामने जाहिर कर दिया। तो सेठ धनराज को तो पसंद आ गई। सेठ जी ने कहा कि बेटा, क्या मेरा बेटा तुमको पसंद है? तो सुमन बोलती है कि हाँ, वो तो मुझे पसंद है और वो भी मुझे पसंद करता है, लेकिन आपके डर से हमने उनसे मिलना जुलना छोड़ दिया था, उनको मना भी कर दिया था कि हमारे घर पे मत आया करो। तो सेठ जी ने दयाराम से कहा कि देखो दयाराम, अब ये रिश्ता तो होगा, क्योंकि लड़का लड़की दोनों पसंद हैं, तो अब इनकी खुशी में हम बाधा नहीं बनेंगे। तो दयाराम बोलते हैं कि अरे सेठ जी, आप बड़े लोग हो, आपको दहेज वगैरह देने के लिए हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, आखिर हम कैसे अपनी बेटी का शादी आपके बेटे से करवाएंगे, कुछ हम तो दे भी नहीं पाएंगे। तो सेठ जी ने दरिया दिली दिखाई। उन्होंने बोला कि देखो, जो भी खर्चा होगा मैं सब करूंगा, लेकिन बारात तुम्हारे दरवाजे पर ही आएगी। इस तरह से दयाराम को उन्होंने बहुत सारे पैसे दिए, बोले कि जो भी सामान चाहिए अपनी बेटी के लिए खरीद लेना, हमारे बारातियों के लिए खाने पीने का इंतजाम कर देना, और फिर उसके बाद हम शादी करवाएंगे ऐसी धूमधाम से कि पूरा इलाका देखेगा। तो वही होता है दोस्तों, दयाराम को जो पैसे मिले थे, उन्होंने एक पैसा भी अपने पास नहीं रखा, सारा पैसे का अपनी बेटी के लिए सामान खरीदा और बारातियों की सेवा करने के लिए किया, सब खर्च कर दिया। और फिर इधर से धनराज अपने बेटे का बारात लेकर आते हैं दयाराम के झोपड़ी में। जयमाल का भी प्रोग्राम किया गया था, तो उसमें सुमन जो है दुल्हन के लिबास में सजी हुई बहुत ही प्यारी लग रही थी। और जो भी बाराती आए थे, उनके रिश्तेदार सेठ जी के आए थे, उन्होंने कहा वाह क्या लड़की है, कितनी खूबसूरत है और संस्कारी भी। तो शादी होती है, आकाश सुमन को लेकर अपने घर जाता है और सुमन घर जाते ही इतने अच्छे से सबका ख्याल रखने लगी, घर को संभालने लगी, आकाश के माँ बाप का वो सेवा करती बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह। और दोस्तों इतना अच्छा से माहौल बना के रखा सुमन ने आकाश के घर में कि सेठ जी जो थे वो हर जगह कहीं भी जाते सीना ठोक के कहते कि मेरी बहू सबसे प्यारी है। और दोस्तों इस तरह से सुमन को उसका प्यार मिल गया, आकाश को सुमन मिल गई और सुमन की शादी बहुत ही अच्छे घर में हो गई। दयाराम भी खुश हो गए, उनका भी बोझ हल्का हो गया कि मेरी बेटी अच्छे घर में चली गई है। और दोस्तों ऐसे ही आज तक उनकी जिंदगी बहुत ही अच्छे से बीत रही है और सुमन ने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया और आज भी नहीं देती है। तो सब लोग खुशी से रहने लगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, कहानी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल आपके छोटे भाई का है और मेरा हौसला दोस्तों बढ़ाते रहना, ताकि मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन कहानियां ऐसे ही लाता रहूं। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। नमस्कार।